स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि इससे पहले हमने क्या-क्या चीज़ें देखी। इससे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड का इतिहास हम 3 भागों में पढ़ते हैं, ठीक है? 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमने क्या-क्या चीज़ें देखी थी, इनकी जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है? इनकी जानकारी हमको बेसिकली पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती है और यहाँ से कोई भी अभिलेख हमको प्राप्त नहीं होते थे, ठीक है? नेक्स्ट हमने देखा था आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें जो है हमको पुरातात्विक स्रोत के साथ-साथ हमको जो है जो साहित्यिक स्रोत हैं वो भी मिले हैं, लेकिन इस दौरान के जो साहित्यिक स्रोत थे वो हम नहीं समझ पाए हैं। और हमने उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा कि आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र कैसा था। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से कितने शासकों ने क्या किया, राज किया। तो जो उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल था उसका हम अगर शासकों के हिसाब से उसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो जो है सबसे पहले आए थे आपके कुलिंद, ठीक है? सबसे पहले कौन आए थे? कुलिंद। उसके बाद आए थे कुषाण, फिर आए थे यौधेय, फिर आए थे युगशैल, कुलूत वंश, मित्र वंश, छगलेश वंश, यदुवंश, नागवंश, मौखरी वंश, हर्षवर्धन वंश, पौरव वंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, कुमाऊं का चंद्रवंश और गढ़वाल का परमार वंश। इनको हम वन बाय वन लर्न करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कुलिंद वंश के बारे में, ठीक है? तो जो कुलीन का शासनकाल था वो कैसा था? तो अगर हम देखें जो उत्तराखंड में जो शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो कौन सी थी? कुलिंद थी, ठीक है? और अगर हमको इनके बारे में जानकारी जो हमको मिली है वो कहाँ से मिली है? उनका जो महत्वपूर्ण स्रोत था वो क्या था? कुलिंद की मुद्राएं, ठीक है? हमको उनकी जानकारी मिलती है महाभारत से और अष्टाध्यायी में भी हमको उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो कुलिंद थे वो क्या थे? मौर्यों के अधीन थे और इसकी जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है? कालसी लेक से। कालसी लेक से हमको पता चलता है कि जो कुलिंद लोग थे वो क्या थे? मौर्यों के अधीन थे। अगर हम देखें इनका जो काल था वो काल बेसिकली क्या था? 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का, ठीक है? और ये किसके अनुसार है? ये ये जो है आपके यशवंत कटौच के अनुसार। और अगर हम देखें उस टाइम पीरियड का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा था, सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली शासक हुआ करता था वो था अमोघ भूति, ठीक है? इसकी अगर मुद्राएं देखें तो इसने 2 प्रकार की मुद्राएं चलाई, एक रजत और एक ताम्र, ठीक है? और इसकी मुद्राओं में क्या लिखा हुआ करता था? इसकी मुद्राओं में लिखा हुआ करता था राज्ञ कुणिदस्य अमोघ भूतिस महारजस, ठीक है? राज्ञ कुणिदस्य अमोघ भूतिस महारजस से ये बड़ी-बड़ी उपाधियां धारण करते थे और इससे पता चलता था कि ये कितना शक्तिशाली क्या था? शासक था। जो मुद्राएं हैं अमोघ भूति की वो जो है आपके पश्चिम में ब्यास से लेकर के और अलकनंदा तक मिलती है और दक्षिण में जो है सुनेत से बेहद तक प्राप्त होती है। तो इसकी मुद्राएं काफ़ी जगह पे क्या हुई थी? फैली हुई थी। तो ये इसके शक्तिशाली होने का प्रमाण है। महाभारत के अनुसार जो है कुलिंदों को क्या कहा जाता था? महाभारत में जो है कुलिंदों को द्विज कहा जाता था और इनमें भी जो इसका टॉप होता था, जो श्रेष्ठ होता था, उसको हम बोलते थे द्विज श्रेष्ठ। कुलिंदों की राजधानी तो इनकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। पहली राजधानी थी आपकी कलकूट, ठीक है? और जो दूसरी राजधानी थी वो क्या थी? शत्रुघ्न, ठीक है? और जो यहाँ के लोग थे ये शिव जी को मानते थे, ठीक है? शैव धर्मावलंबी थे यानी शिव जी को मानते थे। इनकी जानकारी के बारे में मैंने बता दिया। इनका जो स्रोत है महत्वपूर्ण वो एक तो मुद्रा हो गई, दूसरे महाभारत में भी इनके बारे में जानकारी मिलती है और अष्टाध्यायी में भी इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। अगर हम वन पर्व के अनुसार देखें तो इसमें जो है कुलिंद शासक सुबाहु के बारे में हमको पता चलता है और इसके साथ साथ जो विदेशी लेखक है कौन? टॉलेमी ने भी जो है कुलिंद शासन का क्या किया है? वर्णन किया है। अगर हम इनकी मुद्राओं के बारे में देखें और हाँ इनके जो अभिलेख हैं हमको 5 मिले हैं टोटल, जिनमें से 4 जो है बरहूत से मिले हैं और एक कहाँ से मिला है? मथुरा से मिला है। इन्हीं के दौरान जो समकालीन वंश थे वो कौन कौन से? योध है। मतलब जब
जिस दौरान कुलिंद शासन चल रहा था उसी के समकालीन जो है योधे और कौन सा शासन चल रहा था, यदुवंबर है। अब हम देखते हैं जो उनका जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या था, उनकी मुद्राएं। उनकी मुद्राओं से ही हमको उन शासन के बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। तो उनकी जो मुद्राएं थी वो 3 प्रकार की थी। एक थी आपकी अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, कैसी, अमोघ भूति प्रकार की, और दूसरी थी अल्मोड़ा प्रकार की, और तीसरी थी आपकी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो 3 मुद्राएं कौन कौन सी बताई मैंने, अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर प्रकार की। अगर हम अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा के बारे में देखें तो अमोघ भूति से, जैसे कि मैंने बताया, इसमें 2 प्रकार की मुद्राएं मिली। एक तो रजत वाली, एक तांबा वाली, और ये जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में था, ठीक है। और इस मुद्रा में क्या अंकित था, इस मुद्रा में देवी और मृग अंकित था, और उसमें लिखा हुआ क्या था, जो कि मैंने आपको बताया, राज्ञ कुणिदस्य अमोघ भूतिस महारजस, ठीक है। दूसरी थी आपकी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जो है वो 4 मिली, 4 प्रकार की। एक थी शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगभत्त। कौन कौन सी, शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगभत्त। और वहीं हमको जो है एक कहाँ से प्राप्त होती है, शिवरक्षित प्रकार की, शिवरक्षित वाली जो मुद्रा है ये जो है हमको ब्रिटिश संग्रहालय में मिली, लंदन में, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी किन्होंने दी, इसके बारे में जो जानकारी दी वो MP जोशी ने दी। कत्यूर घाटी में, तो कत्यूर घाटी में जो है हमको टोटल 54 मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्राएं मिली हैं, 54। उनमें से जो है एक है शिवदत्त की, एक है आसेक की, और जो बाकी बची हुई है वो गौमित्र की है। तो प्रकार की मुद्राएं थी, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कत्यूरी घाटी में 54 मिली हैं, जिनमें से एक क्या है, शिवदत्त की, एक है आसेक की, और बाकी बची हुई किसकी, गौमित्र की। तो हमको जो है मुद्राओं से ही इनके राजाओं के बारे में वो जो है पता चलता है। और अगर हम देखें इनके जो स्रोत स्थल हैं जहाँ से हमको पता चला है इनकी मुद्राएं मिली है, ये देवढूंगा जो कि उत्तरकाशी में, और अठूड़ ये जो है अल्मोड़ा में है। इनमें ही जो है एक बुक लिखी गई MP जोशी के द्वारा, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स, ठीक है। उनके मॉर्फोलॉजी यानी उन किस प्रकार कैसे दिखती हैं वे, मॉर्फोलॉजी उनका आकार प्रकार, ठीक है, उसके बारे में ये जानकारी मिलती है हमको इस बुक से, जो कि MP जोशी के बारे में। नेक्स्ट है आपका योधेय वंश, नहीं, नेक्स्ट है आपका कुषाण वंश। तो जो उत्तराखंड में कुषाण शासक जो है, और जो उसके बाद जो है अमोघ भूति जब शासन हुआ करता था, उसके बाद अमोघ भूति के बाद में जो है यहाँ पे जो उत्तराखंड का जो मैदानी क्षेत्र था, ठीक है, उत्तराखंड का जो मैदानी क्षेत्र था वहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया। वहाँ पे जो है शकों का अधिकार हो गया, किनका, शकों का अधिकार हो गया उसके बाद, ठीक है। और इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है कटारमल का जो सूर्य मंदिर है ना, उसके बारे में हमको पता चलता है। और दूसरा ही जो कुमाऊं है, ठीक है, कुमाऊं में कौन सा प्रचलन है, एक शक संवत नाम से हमको पता चलता था कि यहाँ पर कभी शकों ने क्या किया था, राज किया था। तो ये था कुनिंद के बारे में। हम नेक्स्ट देखते हैं हम कुषाण शासन के बारे में। तो यहाँ से भी हमको जो जानकारी मिलती है उनकी मुद्राओं से ही मिलती है। तो उनकी मुद्राएं जो हैं वो आपकी क्या है, वीरभद्र, मोरध्वज और गौविषाण, इन जगह से हमको जो है कुषाण कालीन मुद्राएं हमको प्राप्त हुई। और जो गौविषाण टाइप के जो सिक्के थे, गौविषाण में जो सिक्के मिले, इनकी खोज 1960 में KP नौटियाल ने की, ठीक है। वीरभद्र ये जो है ऋषिकेश में, मोरध्वज कोटद्वार, गौविषाण काशीपुर में, ठीक है। और कुषाण का जो शक्तिशाली शासक था वो कौन था, कनिष्क, जिसने क्या किया, तराई क्षेत्रों पर भी अधिकार किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर या फिर पेशावर में थी, ठीक है। भारत में जो सर्वाधिक शुद्ध कोटि के जो सिक्के थे वो क्या थे, सोने के सिक्के, और ये किन्होंने जारी किए थे, ये कुषाणों ने ही जारी किए थे, ठीक है। और जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था, कनिष्क था, ठीक है। और इसने जो है 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, ठीक है, जिसका उत्तराधिकारी क्या था, हुविष्क था। तो शक संवत किसने चलाया, कनिष्क ने 78 ईस्वी में, और इसका उत्तराधिकारी कौन था, हुविष्क की जो है 44 स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती से प्राप्त हुई, कब, 1972 में। तो हुविष्क की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई, 44 गोल्ड मुद्राएं, ठीक है, मुन्नी की रेती से 1972 में।
कुषाण शासक था वासुदेव द्वितीय, इसकी भी 3 मुद्राएं मिली गौविषाण के टीले से प्राप्त हुई। और इसमें क्या अंकन था, शिव और नंदी का चित्र था, यानी ये भी जो है शिव जी को मानते थे। ठीक है। और जो है 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से भी प्राप्त हुई, जिन पर वसु नामक राजा का अंकन था। तो बेसिकली हमको जो कुषाण कालीन मुद्राएं मिली वो गोल्ड वाली कॉइन्स मिले हमको। और इनमें जो है जो शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था, कनिष्क था। ठीक है। और ये भी शिव जी को मानते थे। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आपके कुषाण के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं यौधेय वंश। अब जब कुषाण धीरे धीरे जो है क्या होता है, जब शासक कमज़ोर पड़ता जाता है तो वहाँ पे जो है आक्रमण होने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो वंश होते हैं वो क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो कुषाणों को कुचलने में जो प्रमुख भूमिका थी वो कौन थी, यौधेय शासकों की। तो जब कमज़ोर पड़ा होगा कुषाण शासक, जो कमज़ोर शासक रहा होगा उसको किसने हराया, यौधिक शासकों ने। तो ये क्या थे, कुणिंदों के ही समकालीन थे। उस दौरान जब कुणिंद थे उसके समकालीन ही यौधेय राजवंश थे, यौधेय वंश थे। ठीक है। और इनकी मुद्राएं जौनसार भावर देहरादून से मिलती है, और कालोडांडा जो कि लैंसडाउन में यहाँ से मिलती है। इन्होंने जो है द्वि और त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यौधेय शासकों की कौन से, द्वि और त्रि मुद्रा लेख वाले क्या होते हैं, सिक्के प्राप्त होते हैं। और इनमें जो है शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकन था, यानी ये कार्तिकेय की पूजा करते थे। तो जो अभी हमने क्या देखा, यौधेय वंश के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं युगशैल का गोत्रीय वंश। तो जो है गोत्रीय वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था। तो गोत्रीय वंश का जो राज्य था वो कहाँ था, कालसी प्रदेश के आसपास। इसका जो प्रतापी शासक था वो कौन था, शीलवर्मल। ठीक है। इसने जो है देहरादून के जगत ग्राम में बड़वाला यज्ञ वेदिका, तो इसकी जानकारी हमको मिलती है यहाँ वहाँ पे प्राप्त यज्ञ वेदिका, जो कि बड़वाला यज्ञ वेदिका, इसने यज्ञ वेदिका बनाई कहाँ पे, देहरादून के जगत ग्राम में। और यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ भी किए इसने। ठीक है। और शिव भवानी नामक राजा ने यमुना के तटों पर अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इसकी जो जानकारी हमको शीलवर्मन के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जो उसके द्वारा बनाए गए यज्ञ वेदिका और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। ठीक है। और हरिपुर नामक पुरा स्थल देहरादून जनपद में है, जबकि मतिपुर नामक पुरा स्थल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके हिमालय का करतैपुर राजवंश। तो जो हिमालय का करतैपुर राजवंश था, बेसिकली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग था। ठीक है। तो इनका जो राज्य क्षेत्र कौन कौन सा था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में करतैपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य बताया गया। तो ये भी जो है, ये भी कोई स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये भी जो है गुप्त साम्राज्य के क्या थे, अधीन थे। और इसकी जानकारी हमको मिलती है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है। तो अभिलेखों से है हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो करतैपुर पर कुड़िंदों का शासक था, और करतैपुर राज्य की जो राजधानी थी कार्तिकेयपुर था। तो ये बोल रहे हैं कि जो करतैपुर राज्य है उस पर भी जो है कुड़िंद ही शासन कर रहे थे, और उनकी राजधानी क्या थी, कार्तिकेयपुर थी। ठीक है। और स्कंदगुप्त काल में जो है हुणों का आक्रमण हुआ था। उस समय करतैपुर राज्य पर भी हुणों का आक्रमण हुआ था। तो ये बता रहे हैं कि जो करतैपुर राज्य था वो और कोई नहीं, उस राज्य पे जो है कुणिंद ही रह रहे थे। ठीक है। और उसी दौरान जो है वहाँ पे किन्होंने आक्रमण किया था, हुणों ने आक्रमण किया था। अगर हम देखें राहुल सांकृति आयन के अनुसार हुण राजा तोर माण और मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग था। तो कुछ भाग हुणों ने जब आक्रमण किया था तो उसमें जो है राजा तोरमान और मिहिर कुल के अधीन उन्होंने कुछ हिमालय क्षेत्र में क्या किया था, राज किया था। और उसके राजा तोरमाल और मिहिर कुल थे। ठीक है। तो हमने क्या देखा करतैपुर राज्य के बारे में कि ये हिमाचल, रोहिलखंड और उत्तराखंड में था, और ये क्या थे, गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये कुणिंद ही थे जो वहाँ पे राज कर रहे थे। बाद में वहाँ पे हुणों ने आक्रमण किया, और कुछ भाग जो है वहाँ पे हुणों के अधीन हुआ था। ठीक है। बाकी के जो वंश हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे।